21 जून विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के आयुष हरिद्वार कार्यक्रम में मैं डॉक्टर जे.एस. भंडारी, राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है योगा एंड आयुर्वेदा फॉर आइज, अर्थात आंखों के लिए योग एवं आयुर्वेद। विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे अतिथि प्रोफेसर संजीव अवस्थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शाला के विभाग, राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय उपस्थित हैं। डॉक्टर संजीव अवस्थी, आपका इस चर्चा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब ज़्यादा समय बर्बाद न करता हुआ सीधा आपके साथ सवालों पे आता हूँ। संजीव अवस्थी जी, डॉक्टर संजीव अवस्थी जी, आंखों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम ज्ञानेंद्रिय जो है वो आंख को माना गया है। हमारे दिमाग से 12 नसें निकलती हैं जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 12 नसों में से आधे से ज़्यादा यानी कि 7 नसें जो हैं वो आंख को सप्लाई करती हैं। और हम जो बाहरी जगत से जो सेंसेशंस रिसीव करते हैं, 90% जो हमारी सेंसेशंस हैं वो आंखों से ही हमें मिल जाती हैं। जिसकी आंखें नहीं होती उसके लिए दिन और रात बराबर होते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी आंखों की रक्षा करने के लिए बार बार कहा गया है। आंखों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि लोगों की नज़र कम हो जाती है और कुछ लोग तो इवन अंधे भी हो जाते हैं। कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। जो नज़र का नाप है वो 6/6 है, 6/6 है। मतलब ये है कि हम आदमी को 6 फुट की दूरी पे एक चार्ट को पढ़ाते हैं और उससे वो कहाँ तक पढ़ पाता है उससे हम नज़र को मापते हैं। और जो अंधापन है उसकी जो WHO की डेफिनेशन है वो 3/60 है। यानी अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर की दूरी से उंगलियों को नहीं गिन पाए तो उसे WHO की डेफिनेशन के हिसाब से उसे अंधा माना गया है। नज़र का कम होना या बिल्कुल अंधा हो जाना, इसके बहुत से कारण हैं और अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग कारण हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी स्कूल नहीं गए हैं, उनमें कुछ आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। मतलब ये है कि बच्चा पैदा होते ही किसी आंख की बीमारी के साथ पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है। बच्चा पैदा होते ही कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद है उसे वो हो, या उसे ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया कहते हैं वो भी हो सकता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी जो है वो अंधेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। बच्चों को चोट लग जाना, छोटे बच्चों को भी खेलते खेलते चोट लग सकती है। ये स्कूल जाने से पहले के बच्चों में ये कारण हो सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, उनमें भी कोई चोट लग जाना। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो सहपाठी उनके साथ लड़ते झगड़ते भी हैं, उससे भी उन्हें चोट लग जाती है। टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा बच्चे की पिटाई करने से भी आंखों में अक्सर चोट लगती देखी गई है। पुरानी एक कहावत थी कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि आप बच्चे की पिटाई करना छोड़ दीजिए और उसे बिगाड़ दीजिए। परंतु मैं कहता हूँ कि यूज द रॉड एंड स्पॉइल द आई, कि आप बच्चे की पिटाई करेंगे तो संभव है आप उसकी आंख को भी खराब कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव एरर्स, मतलब अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और वो चश्मा ना लगाया जाए समय से,
तो उसकी नज़र जो है वो अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाए और अ, बच्चे के ख़ानदान में प्रमेह, जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, ऐसी कोई हिस्ट्री हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जो बड़े लोग हैं, वयस्क हैं और वृद्ध हैं, उनमें भी चोट लगना एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के इन्फेक्शंस हैं जो कि आँखों में हो जाते हैं, उससे जो हमारा ये कॉर्निया है, ये बहुत पारदर्शी है, और अगर ये पारदर्शी ना रहे तो जो आँखों की नज़र है वो कम हो जाती है। इसके अलावा मोतियाबिंद 50 की उम्र पे लगभग सभी को उसके बाद जो है वो मोतिया बनना शुरू हो जाता है। नज़र को के कम होने का ये एक मुख्य कारण है। काला मोतिया, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, उसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा गया है, नज़र का चोर कहा गया है। तो उससे भी धीरे धीरे जो दृष्टि का क्षेत्र होता है, देखने का जो दायरा है, वो कम होता जाता है और नज़र भी धीरे धीरे कम हो जाती है। शुगर की बीमारी जो है वो आंखों की नज़र को कम करने का एक बहुत मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ रेटिनल वास्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, जिस तरह से अधरंग हो जाता है, उसी तरह का एक प्रोसेस है कि सीबीए होता है आँख की नसों में, उससे आँख की जो खून की जो नसें हैं उनमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती है और उसकी वजह से भी अंधापन हो सकता है। और मैकुलर डिजनरेशन जो है, जहाँ पर आँख के अंदर जहाँ पर फोटो बनता है, उस जगह को मैकुला कहते हैं, और वो जगह उम्र के हिसाब से थोड़ा ही उसमें जो है वो चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से भी नज़र कम हो सकती है। ये जो अंधापन है, ये इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो अंधापन है जिससे बचा जा सकता है, और दूसरा वो है कि जिसका उपचार किया जा सकता है। तो वो अंधापन जिससे बचा जा सकता है, उनमें यह है कि बच्चे को अगर विटामिन ए समय से दी जाए तो उससे होने वाला अंधापन नहीं होता है। अगर आँख में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसका समय से उपचार करवा लिया जाए तो उससे अंधापन नहीं होता है। पहले ट्रैकोमा एक इन्फेक्शन होता था, अब वो बहुत कम पाया जाता है और वो एक अंधेपन का बहुत बड़ा कारण होता था। देन जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शुगर की वजह से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और उसकी वजह से अंधापन होता है, उससे भी अगर ठीक उपचार किया जाए तो बचा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनका प्रोफेशन है इंडस्ट्रीज़ में काम करना, और वहाँ पे चोट लगने से अगर ठीक प्रोटेक्टिव गियर अगर रखा जाए तो उस चोट से अगर बचा जाए तो वो उस अंधेपन से बचा जा सकता है। कुछ अंधापन ऐसा है जिसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। मान लो किसी को कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, सफ़ेद मोतिया हो गया, काला मोतिया हो गया, तो उसका उपचार अगर समय से करवा लें, या आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसका समय से उपचार करवा लें, तो ऐसा जो अंधापन है उसका उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर संजीव अवस्थी जी, आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो चश्मा पहनने वालों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आजकल लोग अपनी नज़र के प्रति जो हैं वो काफ़ी जागरूक हो गए हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो चश्मा लगाने वालों की संख्या हमें दिखता है कि बढ़ी हुई है। पहले लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, नज़र कम है तो कम है, ऐसे चलता रहता था, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा प्रयोग, जैसे कि मोबाइल का, टीवी का, इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। आजकल तो स्कूल के बच्चों को जो होमवर्क है वो भी मोबाइल पे देख कर करना पड़ता है। मेरा मतलब है कि स्क्रीन टाइम जो है वो लोगों का बढ़ चुका है, ये भी एक कारण है। और स्ट्रेस, जो सभी लोग हैं, इवन जो बच्चे हैं आज आज की इस परिवेश में, उन्हें भी स्ट्रेस में बढ़ोतरी हुई है और वो भी एक चश्मा लगने का कारण है। जो बच्चे हैं
आजकल और जो वयस्क हैं उनकी भी आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। वो गेम्स भी अगर खेलेंगे तो कंप्यूटर पे घर में बैठ के खेलेंगे, और बाहर गेम्स वगैरह खेलने का प्रचलन कम होता जा रहा है। ये सभी चीज़ें जो हैं जो इनसे मिलकर जो है वो चश्मे का जो रेट है वो बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के चश्मे का नंबर भी बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आपने थोड़ा प्रकाश तो डाल दिया। मैं स्पेसिफिकली दोबारा आपसे एक ये गुजारिश करूंगा कि कृपया अगर कोई खास कारण है कि छोटे बच्चों में क्यों चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो उस पर भी आप थोड़ा और बेहतर प्रकाश डालें। अ, कुछ तो आनुवंशिक कारण हैं जो कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पैथोलॉजिकल मायोपिया है। अगर माँ बाप को पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो बच्चों में भी वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी चश्मा लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा माँ बाप को अगर चश्मा लगा है, चाहे वो पैथोलॉजिकल मायोपिया ना भी हो, तो भी बच्चों में चश्मा लगने का जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम जिसे बोलते हैं, अगर पोषण बच्चे को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, तो भी उसकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। और विशेषकर बच्चों छोटे बच्चों में विटामिन ए की अगर कमी हो तो उनकी नज़र जो है वो कम हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इस तरह का स्क्रीन टाइम सभी लोगों का बढ़ा हुआ है, और ये एक मुख्य कारण है चश्मा लगने का। और बच्चे जो हैं वो आजकल के बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, और उससे जो है वो उनको चश्मा लगने का ये कारण है। ज़्यादा नज़दीक का काम करने से, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से, और उसमें अच्छा पोस्चर नहीं रखने से, और अच्छी लाइट में ना पढ़ने से, इस तरह के कुछ कारणों से जो है वो चश्मा लगने का ज़्यादा कारण है। सर, जिन लोगों को चश्मा लग चुका है, क्या उससे छुटकारा पाया जा सकता है? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि चश्मा लगना कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी को चश्मा लगा है तो ये ना समझे कि उसकी नज़र कमज़ोर है। ये सिर्फ एक शरीर की रचना का डिफेक्ट है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। हमारी जो आँखें हैं ये अ, वीडियो कैमरा की तरह हैं। हम जो कुछ देखते हैं उसका फ़ोटो हमारी आँख पर बनता है। अगर किसी कारण से ये फ़ोटो आँख के रेटिना पर अगर नहीं बन पा रहा है, तो हमें चश्मे की ज़रूरत होती है। तो लोगों में अक्सर ये धारणा है कि अगर किसी को चश्मा लगा है तो उसकी नज़र कमज़ोर है। वास्तव में ऐसा नहीं है, उसकी नज़र कमज़ोर नहीं है। जहाँ तक चश्मा उतरने का सवाल है, तो चश्मा तो कई बार डेवलपमेंट के हिसाब से अपने आप भी उतर सकता है। कि जब बच्चा 18 साल से बड़ा हो जाता है, उसकी आँख की जो डेवलपमेंट है वो पूरी हो गई है, तो उसका नंबर फिर लगभग फिक्स हो सकता है। और अगर उसका थोड़ा सा नंबर है तो वो स्वयं ही उतर भी सकता है, नंबर बढ़ भी सकता है और उतर भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति चश्मा ना लगाना देखने को मिलती हैं और नेत्र से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ज्यादा देर तक पढ़ने से या चलती गाड़ी में पढ़ने से आंखें कमजोर हो सकती हैं? जी हाँ, आपने ये अच्छा प्रश्न किया है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से नज़र कमज़ोर होती है। अ, अगर ठीक ढंग से नहीं पढ़ा जाए, अगर पोस्चर ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाए, अगर रोशनी जो है वो पीछे से आनी चाहिए। जब आप पुस्तक पढ़ रहे हों तो रोशनी पीछे से आनी चाहिए, और इन चीज़ों से जो है वो नज़र जो है वो कमज़ोर ज़रूर हो सकती है। जिस तरह से आदमी अगर चलता है तो उसकी टांगें थकती हैं, काम करने से हमारे बाजू थकते हैं, उसी तरह नज़दीक का काम करना, जब आप पढ़ाई करें तो उसका पोस्चर और लाइट वगैरह सब ठीक होगा, तो उसका ज़्यादा पढ़ने से भी आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ता है।
सर, क्या नशा करने से भी आंखें खराब हो सकती हैं? अ, नशा तो कोई भी हो, वो खराब होता है और वो जिस्म के लिए अच्छा नहीं होता, और जो चीज़ जिस्म के लिए ठीक नहीं है वो आंखों के लिए भी ठीक नहीं है। तो नशा करने से ज़रूर आंखों पर असर पड़ता है। अल्कोहल जो है, अगर ये ठीक ना हो, आपने सुना होगा कि ये कच्ची शराब कई लोग पी लेते हैं तो वो आँख से अंधे हो जाते हैं। तो ये जो हुच होती है, जो ये कच्ची शराब होती है, ये तो आँखों पर बहुत ही बुरा असर डालती है। ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है, और वैसे भी शराब जो है वो आँखों के लिए अच्छी नहीं है। ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब करती है, मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब करती है। इसके अलावा जो धूम्रपान है, धूम्रपान जो है ये आँखों में, जो मैंने आपको पहले भी बीमारी बताई, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उसका एक मुख्य कारण माना गया है। तो धूम्रपान, शराब और भी कोई भी नशा है वो आँखों के लिए अच्छा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मोतियाबिंद रोग के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। इस मोतियाबिंद के क्या कारण हैं और इसका क्या उपचार है? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें प्लीज। जी, मोतियाबिंद कैटरेक्ट को कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ में, हिमाचल में दो तरह का मोतिया कहते हैं, एक सफ़ेद मोतिया और एक काला मोतिया। तो मोतियाबिंद से अभिप्राय सफ़ेद मोतिया से है और उसे कैटरेक्ट कहा गया है। हमारी आँख में एक लेंस होता है जो कि बिल्कुल पारदर्शी होता है, और वो रेटिना के ऊपर फोटो बनाने का काम करता है। परंतु उम्र के हिसाब से, या कुछ और बीमारियों में, या और भी कई कारण हो सकते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं, उसकी वजह से इस लेंस की पारदर्शिता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसमें कुछ धुंधलापन आ जाता है। तो जब लेंस में कुछ धुंधलापन आ जाए, उसे कैटरेक्ट कहते हैं, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये जो मोतियाबिंद होता है, इससे रोगी को दूर देखने में दिक्कत आती है, जैसे वो चेहरा नहीं पहचान सकता, बस बस के ऊपर क्या लिखा है वो नहीं देख सकता, गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ सकता। इस तरह से उसे, उसकी नज़र कह सकते हैं कि थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। परंतु इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आजकल बहुत अच्छे ऑपरेशंस आँखों के होते हैं, और ऑपरेशन से जो पहले की नज़र है, लगभग उतनी ही पूरी नज़र जो है वो आ जाती है, बशर्ते कि वो अच्छे सर्जन द्वारा और अच्छी मशीन से ऑपरेशन किया जाए। तो उसकी जो नज़र है वो पूरी ठीक हो सकती है। ये जो मोतियाबिंद है, ये 50 की उम्र के बाद लगभग सभी लोगों को हो सकता है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। सर, अभी आपने दो तरह के मोतिया का वर्णन किया, एक सफेद मोतिया और दूसरा काला मोतिया। तो ये काला मोतिया क्या होता है और इसका क्या उपचार है? जी, ये काला मोतिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, हमारे हिमाचल में काला मोतिया से अभिप्राय है ग्लूकोमा का। सफ़ेद मोतिया से कैटरेक्ट मानते हैं, और काला मोतिया से ग्लूकोमा मानते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी अवस्था है जिसमें आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, उसे हम मापते हैं। वैसे ही आँख के अंदर जो एक तरल पदार्थ होता है, उसका प्रेशर अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे ग्लूकोमा या काला मोतिया कहते हैं। इसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा गया है। ये आँखों की नज़र का चोर है। होता ये है कि जिसे काला मोतिया हो जाता है, उसकी नज़र बहुत धीरे 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 ओवर द ईयर्स कम होती है। पहले उसके देखने का दायरा कम होता है, उसकी फील्ड ऑफ विज़न कम होती है, और फिर उसकी नज़र भी बहुत धीरे धीरे कम होती है। तो किसी की आँख का प्रेशर बढ़ना ही एक इसका कारण नहीं है, इसके और भी कारण हैं। कई लोगों का प्रेशर
बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फिर भी उन्हें काला मोतिया होता है। इसकी पूरी तरह से जांच करने पर ही पता चलता है। और इसकी भी चिकित्सा है, इसकी भी ट्रीटमेंट है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर द्वारा आपको दी जाती हैं, जिन्हें आँखों में डालना होता है। और अगर उससे बात ना बने तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि किए जा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी को काला मोतिया होता है और डॉक्टर उसको दवाई लिख के देता है आँखों में डालने के लिए, तो रोगी कुछ दिन तो वो दवाई डालता है और फिर उसे लगता है कि मुझे तो कोई खास फ़र्क पता नहीं लग रहा इससे, कि दवाई मैं डालूँ तो भी नज़र मेरी वैसी है और ना डालूँ तो भी वैसी है। क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी नज़र सालों बाद उसमें फ़र्क पड़ता है, बहुत धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है। अगर वो दवाई डालता रहेगा, डॉक्टर के परामर्श को मानेगा, तो उसकी नज़र कम होने से बच जाएगी। पर रोगी इस बात को समझता नहीं और उसकी दवाई के प्रति कंप्लायंस बहुत पुअर होती है, दवाई डालता नहीं है। तो अगर किसी को काला मोतिया किसी ने बताया हो तो उसे निरंतर अपने चिकित्सक के परामर्श में रहना चाहिए और चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयाँ जो हैं वो ज़रूर डालनी चाहिए। और अगर ऑपरेशन के लिए उसको कहा जाए तो ऑपरेशन कराना चाहिए, जिससे उसकी नज़र जो है वो और अधिक कम ना हो। डॉक्टर अवस्थी जी, अक्सर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे आंखों में चुभन और पीड़ा सी भी होने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आँखें लाल होना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो कि हमें मिलता है। जो हम रोग जो ओपीडी में हम रोगी देखते हैं तो बहुत से लोगों की आँखें लाल होती हैं। आँखों का लाल होना एक लक्षण है किसी दूसरी बीमारी का भी हो सकता है। सिर्फ आँख लाल हो ये भी हो सकता है, और ये किसी दूसरी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। तो अगर किसी की आँखें लाल हैं तो वो घर में उसे घर की दवाइयों से इलाज नहीं करना चाहिए, टोटके उसमें नहीं बरतने चाहिए। हमारी ये राय है कि आँख के डॉक्टर को उसको ज़रूर दिखा लेना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि क्या ये सिंपल कंजक्टिवाइटिस है, आँख लाल है, या कोई डीप सीटेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई आँख में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आँख लाल है। अगर ये सिंपल कंजक्टिवाइटिस है जो कि आपने देखा होगा कि कई बार इसका मौसम चलता है, बहुत से लोगों को होने लगता है, तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर में रहें, अपने हाथ हाथ साबुन से धोएं, अपनी आँखों को ना छुएं, और घर में आप अगर त्रिफला है तो उसको उबाल के उसके पानी से आप आँखों को धो सकते हैं। सिंपल पानी से, साफ पानी से भी धो सकते हैं। और आँखों के डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा लेना चाहिए, ताकि वो मशीन में जाँच कर ले कि ये कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। अगर वो गंभीर समस्या होगी तो उसका जो इलाज होगा वो फिर उसी तरह से होगा। ये सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को आंखों से पानी आने की समस्या रहती है। इसका क्या कारण है और इसका क्या उपचार करना चाहिए? आँखों में पानी आने की समस्या जो है ये भी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है हमारी ओपीडी में। आपको पता होना चाहिए कि हमारी आँखों में लगातार आँसू बनते हैं और वो ड्रेन होते रहते हैं। तो आँसू बनने और उनका नाक को ड्रेन होने का जो आपस में तारतम्य है, उन दोनों में जो रेशो है वो बराबर है, कि जितने आँसू बनते हैं उतने ही ड्रेन हो जाते हैं। अगर ये जो इनका रेशो है ये कभी गड़बड़ा जाए, मतलब कि ज़्यादा आंसू बनने लगें, वैसे भी आपने देखा हो अगर कोई बहुत खुश होता है या रोता है या आँख में कुछ चला जाए, कुछ आँख में गिर जाए, तो आंसू आने लगते हैं। तो उस वक्त आंसू ज़्यादा बनने लगते हैं, ये एक कारण है ज़्यादा आंसू आँख में आने से पानी आने का। दूसरा ये है कि जो ड्रेन हो रहे हैं, जो नाक को आंसू लगातार जा रहे हैं,
वो रास्ता कई बार बंद हो जाता है। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो भी फिर आँख से आँसू आने लगते हैं। अ, अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो तो भी आँख के इर्द-गिर्द की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी ढीली हो जाती हैं और वो भी जो आँसुओं को वो नाक की तरफ अच्छी तरह से नहीं धकेल पाती। उसकी वजह से भी आँखों में आँसू आ सकते हैं। ये जो हमारी आँख में आँसू हैं, इसके भी कई भाग हैं। अगर ये इन आँखों की अगर क्वालिटी अच्छी ना हो, इसमें जो तत्व होने चाहिए अगर वो ना हो, तो भी वो जो टीयर फिल्म है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाती और उससे भी आँख में आँसू आ सकते हैं। अक्सर आजकल मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग टीवी का, मोबाइल का, लैपटॉप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति इनके ऊपर नज़र गड़ा के रखता है, तो उसका ब्लिंकिंग का रेट कम हो जाता है, उसका आँखों आँखों के झपकने का रेट कम हो जाता है, जिसका खुद को पता नहीं चलता। तो जब आँखें कम झपकी जाएँगी, तो उससे भी आँख में आँसू आएँगे। तो इससे बचने के लिए आँखें अच्छी तरह से झपकनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर अपना काम कम करना चाहिए, उसको कम समय देना चाहिए और टीवी को दूर से देखना चाहिए। उससे जो है ये पानी आने की समस्या नहीं होगी। और अगर फिर भी हो, फिर भी अगर पानी आँख से आता हो तो अपने आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, जिससे वो रोग का निराकरण कर सकें। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से लोगों के आंखों के इर्द गिर्द काले धब्बे या डार्क सर्कल्स रहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आँखों के आँखों के इर्द-गिर्द की जो चमड़ी होती है, ये थोड़ी ढीली चमड़ी होती है, लूज़ स्किन होती है और यहाँ पर पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और कई लोगों में ये पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो डार्क पिगमेंटेशन अगर हो तो उनकी आँखों के इर्द-गिर्द भी काले धब्बे होते हैं। इसका कोई विशेष कारण नहीं है। परंतु कुछ लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। खान-पान उनका ठीक नहीं हो सकता है, उनमें जो आवश्यक विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अगर वो नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा नज़दीक का ज़्यादा काम करने से और कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठने से और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेस आज की दुनिया में बहुत बढ़ गया है। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें भी काले धब्बे आँखों के इर्द-गिर्द हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ औरतें आँखों का मेकअप भी करती हैं और आँखों आँखों के इर्द-गिर्द कई तरह के कॉस्मेटिक्स भी लगाती हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है आँखों के इर्द-गिर्द काले धब्बे होने का। इसके अलावा अच्छी तरह से नींद ना आना, उससे भी ये काले धब्बे हो सकते हैं। तो जो मैंने ये चीज़ें बताई उनसे बचेंगे तो ये काले धब्बे नहीं होंगे। हमें डॉक्टर साहब पढ़ाई करते वक्त खासकर नेत्र से संबंधित क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अ, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी पढ़ाई करें तो लेटें नहीं, लेट के पढ़ाई ना करें, बैठ के पढ़ाई करें और अपना पोस्चर ठीक रखें, कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ें। लाइट का सोर्स जो है या तो वो पीछे से होना चाहिए या ऊपर से होना चाहिए। कुर्सी पर बैठ के भी झुक कर नहीं पढ़ना चाहिए। झुकने से जो स्कल का भार है वो आगे को पड़ता है और उससे कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। जो बुक का और आंखों का एंगल है लगभग 30 डिग्री होना चाहिए और बहुत नज़दीक से या बहुत दूर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। लगभग बुक की जो दूरी है आंखों से वो लगभग 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब वो व्यक्ति पढ़ रहा हो तो उसे बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना चाहिए। उसका तरीका ये है कि थोड़ी देर के लिए उठ जाएं या खिड़की से दूर देखें और आँखों को झपकना चाहिए बीच बीच में काफ़ी टाइम तक आँखों को झपकना चाहिए, जिससे टीयर फिल्म जो है वो अच्छी तरह से बनती रहे। ये सब अगर सावधानियां बरतेंगे तो
आंखों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आंखें स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? आंखों के स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष भोजन नहीं है। जो व्यक्ति खान पान में सावधानी बरतता है और जो बॉडी के लिए जो हितकर भोजन है, हमारे शरीर के लिए जो हितकर भोजन है, वही उसको करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। खान पान में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, रंगदार फल, पीले रंग के फल जो हैं वो खासकर आंखों के लिए अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति जिनकी उम्र ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा की उम्र है, उनमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर वो एक्स्ट्रा विटामिन, आयुर्वेद में बहुत सी जीवनीय द्रव्य बताए गए हैं, त्रिफला है, आमलकी है, शतावरी है, मधु है, अगर इन चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे तो आंखें स्वस्थ रहेंगी। बच्चों में खास करके विटामिन ए की कमी हो जाती है और छोटे बच्चों के लिए तो सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलवाया हुआ है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों के लिए हर 6 महीने बाद विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। तो वो बच्चों में वो खुराक भी मिस नहीं करनी चाहिए। आँखों को धूल, धुएँ, इससे बचाना चाहिए और चोट लगने से बचाना चाहिए। अगर ये सब सावधानियाँ बरतेंगे तो आँखें स्वस्थ रहेंगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि सभी को विदित है कि हम 21 जून की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो हम आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब उसी के तहत हो रहा है। तो आज के संदर्भ में हम आंखों के लिए हितकर कौन-कौन से योग हैं, जिन्हें हम सब लोगों को करना चाहिए? मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। आँखों के स्वास्थ्य के लिए कुछ योग हैं जिन्हें सभी को करना चाहिए। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं, उसी तरह आँखों के लिए भी बहुत से हितकर योग हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें सभी लोगों को करना चाहिए। हम ये योग जो हैं आपको करके दिखाएंगे। हमारी रेजिडेंट डॉक्टर शिल्पा ठाकुर ये योग आपको सभी योग जो है वो बारी-बारी कर के आपको ये समझाएंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने बीच में नेत्र सुरक्षा के उपायों के ऊपर बल दिया, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नेत्र यौगिक क्रियाएं भी आती हैं। लेकिन इन नेत्र यौगिक क्रियाओं को करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पोस्चर। सबसे पहले आपको इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होगा, जिसमें आपकी बैक और नेक स्ट्रेट होनी चाहिए और आपका जो शोल्डर रीजन है वो रिफ्लेक्स होना चाहिए। उसके बाद इसमें सबसे पहली जो क्रिया आती है वो आती है कपाल रंध्र धौती क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए आपको सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों की ये जो 4 फिंगर्स है, इनसे आपको फोरहेड पे जेंटल मसाज करना है। ये आपको 5 से 10 सेकंड्स के लिए करना है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये क्रियाएं करेंगे, इसके साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग भी करते रहना है। तो इस स्टेप के बाद आपको ये जो आपका टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पे अपने दोनों हाथों के थंब से प्रेशर अप्लाई करना है, बट प्रेशर शुड बी जेंटल। इसको करने के बाद आपके दोनों हाथ की मिडिल और इंडेक्स फिंगर, इनसे आपको भ्रू मध्य के बीच में रखना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। यही क्रिया आपको 5 से 10 बार रिपीट करनी है। कपाल रंध्र धौती क्रिया, इसका मेन बेनिफिट जो होता है वो माइग्रेन या जो आपकी आंखों की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने के लिए या आंखों के रक्त संचार को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरी यौगिक क्रिया जो आती है वो आती है उन्मेष निमेष क्रियाएं, यानी कि ब्लिंकिंग एक्सरसाइज। जनरली देखा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क हो गया है, बहुत सारे लोग जो हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम करते हैं।
तो उनका ब्लिंकिंग रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। इसके लिए उन्मेष और निमेष क्रियाएँ बहुत बेनिफिशियल हैं। तो इसको करने के लिए आपने सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाना है और इसके बाद आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे या तो एक खाली दीवार पे लगी घड़ी पे फ़ोकस करना है और हाफ सेकंड के लिए, हाफ से 1 सेकंड के लिए आपको अपनी आँखें बंद करनी है और उसके बाद खोलनी है। हाफ सेकंड के लिए आप अपनी आँखें बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और खोलेंगे। यही क्रिया आपको 5 से 10 बार रिपीट करनी है। तो ब्लिंकिंग एक्सरसाइज मेनली हम ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में करते हैं या जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं या जिनका ज़्यादा ऑनलाइन वर्क रहता है उसमें इन एक्सरसाइज का यूज़ होता है। इसके बाद जो यौगिक क्रिया आती है वो है हस्त स्वेद, जिसका आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है कि नेत्रों में मृदु स्वेद का वर्णन किया गया है। तो इसको कपिंग या रब डाउन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसके लिए आपको जनरली अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों के जो पाम्स हैं उनको रब करना है अंटिल दे गेट वार्म। इसके बाद आपके हाथ के जो ये कप्स हैं या जो पाम रीजन है उसको अपनी दोनों आंखों पे रख लेना है और 10 सेकंड्स के लिए इसको ऐसे ही रखना है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप साथ-साथ में डीप ब्रीदिंग भी करते रहें। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है अभिसरण क्रिया, कन्वर्जेंस एक्सरसाइज या इसको थंब एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इस क्रिया का जो मेन जो यूज़ है वो हमारे फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए होता है या जिनको स्पेक्स लगी होती हैं उनके लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठना है। उसके बाद आपका जो राइट आर्म है उसको कंप्लीटली आपने फ्लेक्स करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर और आपका ये जो थंब है ये सेम लेवल पे होनी चाहिए। इसके बाद आपने थंब पे फोकस करना है और धीरे-धीरे थंब को अपनी आईज़ के क्लोज़ लाना है, जब तक ये आपके नोज़ टिप तक ना आ जाए। इसके बाद धीरे-धीरे इसको उसी पोज़ीशन में बैकवर्ड पोज़ीशन में ले जाएँ। तो इसी तरह से ये क्रिया आपको 5 से 10 बार करनी है। इस यौगिक क्रिया का महत्व ये है कि आपकी आईज़ में जब भी स्ट्रेन पड़ता है तो तब आप ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं या फ़ोकस को इंक्रीज़ करने के लिए आप ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी यौगिक क्रिया जो आती है वो आती है नेत्र गोलक चालक क्रियाएँ, यानी कि आपकी जो आई मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो आई वॉल की रोटेशन की जाती है वो एक्सरसाइज़ आती हैं। इसके लिए अलग-अलग आपको डायरेक्शंस में देखना होगा, जिसके लिए इसको बताया जाएगा भी। सबसे पहले आपने अपने नोज़ टिप पे 10 सेकंड्स के लिए देखना है। 10 सेकंड्स देखने के बाद आपको आपके भ्रू मध्य के बीच में 10 सेकंड्स के लिए देखना है। इसके बाद इसी तरह आपने राइट साइड, लेफ्ट साइड देखना है 10-10 सेकंड्स के गैप देकर और सबसे अंत में आपको क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ अपनी आईज़ को रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज का मेन यूज़ ये है कि ये आपकी जो आँखों की मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत करता है और जैसे कि जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा ऑनलाइन काम करते हैं उनको इस एक्सरसाइज का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनकी आईज़ की जो मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। इसके बाद जो हमारी यौगिक क्रिया आती है वो है अपांग मर्दन। आयुर्वेदा में बेसिकली मर्म थेरेपी पे भी बल दिया गया है। तो अपांग यहाँ पे एक मर्म होता है जो कि वाइटल पॉइंट्स जो कि होते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो वाइटल पॉइंट होता है हमारे टेम्पोरल रीजन पे, उस पे आपको मसाज करना है धीरे-धीरे फॉर 5 टू 10 सेकंड्स। इस यौगिक क्रिया का मेन यूज़ ये है कि ये जो भी अर्धाभेदक के पेशेंट होते हैं, माइग्रेन के पेशेंट होते हैं या जिनको आई स्ट्रेन की ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें इस क्रिया का बहुत यूज़फुल इफ़ेक्ट देखा गया है। इसके बाद त्राटक। त्राटक मेनली आयुर्वेदा में एक्सप्लेन किया गया है और ये 3 टाइप का बताया गया है, बाह्य, मध्यम और अभ्यंतर। बाह्य त्राटक मीन्स आपको किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, जैसे कि विंडो के बाहर किसी पेड़ के पत्ते पे ऐसे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। उसके बाद इसका सेकंड टाइप जो है वो है मध्यम त्राटक। मध्यम त्राटक मीन्स आप जैसे एक डार्क रूम में बैठे हैं और सामने एक कैंडल जला लिया आपने, आप उसी पे बहुत देर तक 5 से 10 मिनट तक फोकस करते रहें। और थर्ड जो इसका टाइप आता है वो है अभ्यंतर त्राटक। अभ्यंतर त्राटक मतलब अपनी आईज़ को क्लोज़ करके आपने अपने यहाँ भ्रू मध्य या नोज़ टिप किसी पे फोकस करना है आपने फॉर 5 टू 10 सेकंड्स और फिर आईज़ को ओपन करके फिर से फोकस करना है। तो त्राटक का बेसिकली जो यूज़फुल इफ़ेक्ट जो देखा गया है वो है कि त्राटक जो है मेनली जो आई स्ट्रेन होता है उसमें यूज़फुल होता है और जो हमारा विल पावर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। इसके बाद सबसे अंत में नयन विश्राम आसन।
इन सब यौगिक क्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप करते हुए जो सबसे अंत में जो क्रिया आती है वो आती है नयन विश्राम आसन। नयन विश्राम आसन में सिंपली आपने आइज को क्लोज करना है, डीप ब्रीदिंग करना है और रिलैक्स होके 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे रहना है। इसके साथ साथ आप ये जो भी यौगिक क्रियाएं हैं नेत्रों के लिए बोली गई हैं, इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम, कपालभाति या भ्रामरी प्राणायाम, ये सब भी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर संजीव अवस्थी जी। प्रोफेसर साहब, आज आपने हमारे श्रोताओं को नेत्र में योग एवं आयुर्वेद के विषय में जो प्रकाश डाला एवं इनके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और चिकित्सा पर जो आपने व्याख्यान दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी श्रोताओं को इससे कुछ न कुछ लाभ होगा और ये उनके लिए लाभप्रद रहेगा। समय का अभाव होने के कारण मैं अपने श्रोताओं द्वारा ऑनलाइन चैट पर पूछे गए सवालों को यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमारा जो आपके सवाल हमने ऑनलाइन चैट पर रिसीव किए हैं, ये इसके जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।